स्वागत है आप सबों का परफेक्ट पुस्तक में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन जीके फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए। सेट नंबर 66, 65 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फिर से हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछा गया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन पहला क्या है वो देखो, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? पांडिचेरी, इसका पुराना नाम क्या था? इसका नाम पुराना था पुडुचेरी। पुडुचेरी, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये पांडिचेरी का पुराना नाम क्या था? तो उसका नाम था पुडुचेरी। अब आता है इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी सेट ने की थी, फ्रांसिस मार्टिन, जो जेराल्ड एडुस्कन और थॉमस सेवरी, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब वो क्या बताना है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है फ्रांसिस मार्टिन ही पांडिचेरी की स्थापना की थी, और ये 1674 ईस्वी की बात है, 1674 की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, इनाम कमीशन की स्थापना कब थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इनाम कमीशन? क्या था इनाम कमीशन, है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, सब जानते हैं अभी। तो इनाम कमीशन क्या था? जो कि टैक्स फ्री मतलब क्या, जो जिस पे कर नहीं लगता हो, है ना, टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो वैसी भूमि जिस पर कर ना लगता हो, वैसी भूमि संपत्ति का पता लगाना और उसको जब्त कर लेना, ये था इनाम कमीशन। इसको किसने लगाया था? इसको लगवाया था 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लगवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इनाम कमीशन, हड़पने का जितना काम है ना, राज्य हड़प नीति, भूमि हड़प नीति, सब इसने लॉर्ड डलहौजी ने किया है। तो 1852 ईस्वी की बात है जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में था और इसके शासन में सब कुछ चल रहा था। लॉर्ड यही था, उस समय वायसराय कह सकते हो इसको। तो इसने इनाम कमीशन या इनाम आयोग की घोषणा की। दोनों एक ही चीज़ था, एग्ज़ाम में आ सकता है इनाम आयोग का नाम भी, तो घबरा मत जाना। तो उसमें ये कहा गया कि जितने भी कर से मुक्त भूमि संपत्ति हैं, जिनका कर में नहीं आता, टैक्स में नहीं आता, मतलब इसलिए टैक्स में नहीं आता कि उनके रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसका पता लगाओ और सारे को जब्त कर लो। यही था इनाम कमीशन। तो इसको किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत आज़ाद हो गया 1947, इस समय का बात कर रहा है कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल क्या रहा था? 1947 से लेकर 1948 तक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? फिर जानेंगे क्रिप्स मिशन क्या था, क्यों आया था, क्या लक्ष्य था, सब जानेंगे इसके बारे में। देखो वीडियो आपको 2 तरह से मिलते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलते हैं, क्रिप्स मिशन का भारत आता 1942। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे आप रटन करके कितना दूर जा सकते हैं? तो कंसेप्ट वाइज पढ़िए। अब आप जब पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा इनाम कमीशन के बारे में, अब क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे या इंटरव्यू में या एग्जामिनेशंस में आप क्रैक कर पाएंगे। तो इससे बोलते हैं क्वालिटी स्टडी, यही स्टूडेंट सक्सेस कर पाता है। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ, हमेशा जैसा मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो जब भी देखिए कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ उसको लिख लिया कीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बात है 22 मार्च 1942 की। तो इस समय क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसने ये कमीशन को, क्रिप्स कमीशन को भारत भेजा। ठीक है, और उन्होंने ये उम्मीद से भेजा कि इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि 39 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है, द्वितीय विश्व 1939 से लेकर 1945 तक का कार्यकाल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ब्रिटिश ने इसलिए भेजा, ये एक उम्मीद से कि भारत का जो भारतीय हैं वो ब्रिटेन को सपोर्ट करें। समझ रहे हो? तो भारतीय जो है वो ब्रिटेन को सपोर्ट करे, इसलिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। किसने भेजा था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था उसमें चर्चिल, जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, याद करो। तो जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था उसका नाम क्या था? चर्चिल। वही था वहाँ का उस समय प्रधानमंत्री। उसी ने क्रिप्स आयोग को और क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था 1942 ईस्वी में, जो कि चाह रहा था कि भारत उनका सपोर्ट करे द्वितीय विश्व युद्ध में। समझ में आ गया? चलो, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विरजानंद, स्वामी वस्त्रदानंद, महात्मा हंसराज और दयानंद सरस्वती।
क्या था शुद्धि आंदोलन? शुद्धि आंदोलन वो था जो जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका हो, इस्लाम से हिंदू, हिंदू से इस्लाम। तो बेसिकली जो हिंदू से इस्लाम में उसमें कन्वर्ट हुए थे, तो उसको वापस से अपने धर्म में लाने का एक आंदोलन था, और इसको लगाया था दयानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर आप लोग कीजिएगा। मैं देख पाता हूँ आप लोग को शेयर कर भी रहे हो, और चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा और शेयर को बढ़ाओ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, ताकि और लोगों तक रीच पहुँच सके और लोगों तक वीडियो पहुँच सके, और मैं ऐसे ही तगड़े कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? इटली का एकीकरण, इसमें सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ये क्वेश्चन सीजीएल का प्यारा है, ठीक है, सीजीएल का प्यारा क्वेश्चन है। तो ये है ऑस्ट्रिया। इटली पे अभी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, वो देखिएगा। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को और बेल्जियम को। सही जवाब क्या होगा? सब इटली। क्यों? जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, इटली ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे भारत की तरह खेती होती है। भारत में खेती कितना होता है? 59% यहाँ पे लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं, है ना। उसी तरह इटली भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा कृषि होता है, ठीक है। इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अब तो नहीं भूलोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड किसका नाम है प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप? सही जवाब है स्विट्जरलैंड। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सेरोलॉजी और पोमोलॉजी। चलिए जानते हैं, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये जो ऑप्शन दिखा चारों एग्जाम में आ चुके हैं, तो चारों के बारे में जानते हैं। साइकोलॉजी को बोलते हैं मनोविज्ञान, जो इंसान के माइंड को, मनोनीति को पढ़ता है, मनोविज्ञान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो आपके माइंड की स्टडी को करे, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। अब आते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या करता है? तो एंटोमोलॉजी जो कीट होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी है। कोई चीज़ का जो लॉजी होता है ना, कुछ का जो लॉजी होता है उसको बोलते हैं, इस किसी चीज़ के अध्ययन को लॉजी बोलते हैं। तो ये एक की है, समझ लो, एक चाबी है। देखो इसमें भी लॉजी है, इसमें भी लॉजी है, इसमें भी लॉजी है, इसमें भी लॉजी है। तो ये इसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं ऐसा इंग्लिश में, ठीक है। तो जो चीज़ का लॉजी होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको किसी चीज़ का अध्ययन को बोलते हैं। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान को, मतलब किसी के माइंड रीड करने को साइकोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, उनके बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी जो है ये है छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी बोलते हैं। चलिए लास्ट में एक पोमोलॉजी बोल गया, इसको ही पढ़ लेते हैं। तो फल के बारे में जो अध्ययन होता है, फ्रूट के बारे में, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। ये चारों के चारों लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। सही जवाब क्या होगा? ए, दैट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ये क्या नाम लिया यहाँ पे? एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, एसआई को बोलते हैं एसआई यूनिट इंग्लिश में, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यहाँ पे आई है तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, माप के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को बोलते हैं एसआई यूनिट। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, केल्विन, हर्ट्ज है और रेडियन है। तो सही जवाब है हर्ट्ज है, जिसका जो फार्मूला था HZ होता है कुछ इस टाइप से। चलिए, कार्बन पेपर का आविष्कारक कौन थे? कार्बन पेपर आप याद करो, बचपन में लिखा करते थे हम लोग, एक पेज के ऊपर हम लोग कार्बन रखते थे, उसके ऊपर हम लोग कुछ लिखते तो दूसरे पेज पर भी वो टाइप हो जाता था, है ना। तो अभी भी चलता है कार्बन पेपर बाकायदा। तो कार्बन पेपर के आविष्कारक कौन थे? जेम्स स्पिक्स, स्टॉक सोम्स, रॉल्फ वेजवुड और सैलमन नाथन। सही जवाब क्या होगा? तो कार्बन का जो पेपर था वो बनाया था रॉल्फ वेजवुड ने। सी इसका राइट आंसर हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? देखो मनी ऑर्डर प्रणाली क्या था आप याद करो, तो एक टाइम वगैरह था, अब तो लोग बैंक से सब पैसे भेजते हैं। पहले ना मनी ऑर्डर से पैसे मिला करते, जब आप कहीं बाहर अर्न करते थे, आपको घर पैसे भेजने थे, तो मनी ऑर्डर का शब्द का यूज़ होता था। तो उसी में आप पैसे देते डाक को, और वहाँ से पैसे आपके घर तक पहुँचते थे वो, है ना। इसे बोलते हैं मनी ऑर्डर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1880, 1895, 1897 और 1882। तो 1880 की बात है, ये शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर किसको जाता है? ये जाएगा ए को। 1880 ईस्वी में ये शुरुआत होता है मनी ऑर्डर प्रणाली। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत, ये सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। लियोन वार्लस है,
अल्फ्रेड मार्शल है, कार्ल मेंगर है और डेविस रिकार्डो है। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है इसने ही उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। इसमें यह बताया गया था कि आप जो हो उपभोक्ता है कि कैसे बचा सकता है किसी चीज़ की खपत को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही जवाब। चलिए इसका कमेंट आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइए। आप गेस कर लिए होंगे। देखिए गुजरात राजस्थान तो नहीं होगा, हरियाणा उत्तर प्रदेश। में इतना भी हिंट दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको कि भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप ये बताएंगे भारत में सबसे ज़्यादा, समझिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन किस देश राज्य में होता है? तिलहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहन और दूध सर्वाधिक किस राज्य में होता है? आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? सहकारी संस्थाएं तो भारत ही होगा। ऑप्शन है भारत के? हाँ है भारत, बिल्कुल। बी इसका आंसर हो गया। कहीं कहीं को ब्राज़ील भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में भारत है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? 1940 है, 1935 है, 1949, 1952 है। देखो 1935 और 1949 से दो घटनाएं जुड़ी हैं आरबीआई से, बताता हूँ। एक है 1935, एक है 1949। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। और स्थापना कैसे हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, 1934 के तहत। और 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। क्लियर हो गया। अच्छा, दो क्वेश्चन और आरबीआई के बारे में बताता हूँ। चलो याद आ गया मेरे को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जो अभी हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो आरबीआई कहाँ है? वो मुंबई है, सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ है? तो पहला मुख्यालय है कोलकाता। और 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय रखा गया था कोलकाता। लेकिन 1937 ईस्वी में इसको बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो अब तक मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए 2 पॉइंट और याद आ गया मेरे को आरबीआई के बारे में, और बताता हूँ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर पूछेगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो अगर आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो आपको बताना है ओसबॉर्न स्मिथ को, ओसबॉर्न स्मिथ को। और अगर बोले स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है, लिख लीजिएगा, सही से सुन लीजिए, गलत लिखा गया जैसे जो भी है। सीडी देशमुख जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर, और आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आ चुके हैं, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और बताइएगा गुड, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। महावीर भगवान जो है, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में है? दिल्ली है, मुंबई है, केरल है, गोवा है। भगवान महावीर तो गोवा में है। क्लियर है। तो ये उद्यान कहाँ पे? गोवा में। क्वेश्चन आ चुका है। और आपको बताता हूँ गोवा में दो राष्ट्रीय उद्यान और है जो फेमस है। एक है सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली। ये क्या है? ये वर्ड सेंचुरी है जिसको पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। और दूसरा एक नेत्रवली, नेत्रवली। ये क्या है? ये है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है? ये भी गोवा में। क्वेश्चन आ चुका है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल, बेतवा, सोन और कोशी। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बाण सागर परियोजना ये कहाँ पर, पहले ये जानते हैं, मैम एमपी मध्य प्रदेश में है, जो कि गंगा के डेल्टा पर बना हुआ है। और ये कृषि के साथ साथ बिजली उत्पादन में भी काम आता है। बाण सागर परियोजना कृषि में तो हेल्प करता ही करता है, इतना ही नहीं 435 मेगावाट बिजली भी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सोन मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय उर्वरक निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में थी। क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय उर्वरक निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नोएडा। नोएडा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश, इंडिया। क्लियर हो गया। चलिए 21 क्वेश्चन पे आते हैं। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं HECL, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955, 1958, 1964 और 1969।
तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, तो वो है रांची झारखंड, और रांची झारखंड की राजधानी भी है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, और दोस्तों शेयर कीजिए, थोड़ा रीच बढ़ाइए। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ही वीडियो लेके मैं आता रहूँगा, ठीक है। और अगर ऐसे वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हम लोग वीडियो लाते हैं सप्ताह के 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? मिशिगन झील है, सुपीरियर झील है, बैकाल झील है और विक्टोरिया झील है। देखो झील, जो 2 झील बहुत फेमस है वो आता है गहरी झील, और एक दूसरा है सबसे बड़ी झील। बड़ी झील की अगर बात कर दिया जाए तो कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर है सबसे बड़ा झील। और सबसे गहरी झील की बात करते तो बैकाल झील है, ठीक है। चलिए मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों को जोड़ता हूँ? मैगीनॉट ही क्यों पढ़ो, आपके पास जो 4 कंट्री है ना, जर्मनी, फ्रांस, भारत, चीन, जर्मनी, पोलैंड, यूएसए, कनाडा, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों एग्जाम में आ चुके भाई, चारों पढ़ लो, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा, ये जानते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच ही मैगीनॉट रेखा है। जर्मनी फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगीनॉट रेखा। तो ये तो आंसर ही हो गया है, ठीक है। मैगीनॉट रेखा, जर्मनी फ्रांस। अब आता है भारत चीन। भारत चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, लिख लो मैकमोहन। जो जो रेखा इंपॉर्टेंट है मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, लिख लो, ये भी आ चुका एग्जाम में। यूएसए कनाडा के बीच कौन सा है? वो है 49th समांतर रेखा, समांतर रेखा, ये भी आ चुका है। तो जर्मनी फ्रांस कौन सा? मैगीनॉट हो गया, भारत चीन मैकमोहन हो गया, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग है, यूएसए कनाडा 49वां 49th समांतर रेखा। और एक है जो कि है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये तो बहुत फेमस है। वो क्यों रेड क्लिफ रेखा फेमस है? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच है और वही बॉर्डर लाइन तय करता है। भारत पाकिस्तान के अलावा और एक के बीच है, आपको बताना है कि कमेंट में कि भारत पाकिस्तान के अलावा और कौन सा ऐसा जगह है, कंट्री है जिनको रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, जोड़ती, जैसे समझ उनके बीच का एक लाइन है, ठीक है। तो उसके अलावा भारत पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री के बीच ये रेड क्लिफ रेखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फल में जैसे नींबू हो गया, मौसमी हो गया, है ना, इन सब में कौन सा रस होता है? ये वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टार्ट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है और मौलिक अम्ल है। तो सिट्रिक अम्ल है, कहीं इसको सैट्रिक अम्ल भी मिल जाता है, तो अब बिल्कुल मत करना, जैसे सिट्रिक अम्ल है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो गया। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहते हैं भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर, जयपुर, चलिए चारों के बारे में जानते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लखनऊ को तो नवाबों को सर जानते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और उसके बाद हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है, 2 हो गया। जयपुर को तो पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। कोलकाता का अगर कहो तो कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जानते हैं। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए तो ये था आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बूस्ट करो अपनी तैयारी को, पढ़ते रहो, परफेक्ट पुस्तक के साथ जुड़े रहो। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना। मिलते अगले वीडियो को लेके। आज है मंडे, अगले वीडियो को मिलेंगे हम बुधवार को, क्योंकि हमने क्या बताया, हमारा जो वीडियो आता है मंडे आता है, वेडनेसडे आता है, फ्राइडे, सोम, बुध और शुक्रवार को होता है रात के 8:30 बजे, रात के 8:30 पे हमारा वीडियो आता है। क्लियर हो गया? हम ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार या इससे ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। छूट जाए कोई बात नहीं। और हाँ, बहुत जल्द हम पीडीएफ भी देने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी रहेगा आप लोग के पास। तो बस जुड़े रहिए, परफेक्ट पुस्तक के साथ तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।